हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं गुजरात बोर्ड के जो डीओ के क्वेश्चंस हैं, उनमें जो एमसीक्यू दिए हैं हमको, हम चैप्टर वाइज लेने वाले हैं। तो इसमें पहले चैप्टर के यहाँ पे जो 10 एमसीक्यू दिए हैं उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला एमसीक्यू दिया है, द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इज़। तो क्वेश्चन ये है कि जो के एच की वैल्यू है वो इन चार ऑप्शंस में से किसके साथ में मैच कर रही है और इनका किस तरह से रिलेशन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन ए में ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉलिबिलिटी, बी में दिया हुआ है लोअर सॉलिबिलिटी कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेज, और डी में है नॉट रिलेटेड। मतलब यहाँ पे हमको सॉलिबिलिटी के साथ में के एच का क्या रिलेशन है ये बताना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स। तो इसके अंदर हमको के एच और एक्स का रिलेशन पहले तो फाइंड कर लेना है। तो के एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन एक्स, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। के एच जो है वो एक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब क्या होगा, अगर ये एक्स की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो के एच की वैल्यू कम आएगी। यानी इसको हम के एक्स को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे सॉलिबिलिटी मान सकते हैं, सॉलिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जिसको हम मोल अंश भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर एक्स की वैल्यू ज़्यादा है मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू ज़्यादा है मतलब सॉलिबिलिटी। ठीक है, सॉलिबिलिटी अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, के एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो पहले ऑप्शन में दिया है ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉलिबिलिटी। तो हायर सॉलिबिलिटी मतलब यहाँ बोल रहा है कि जो मोल अंश है यानी कि मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो के एच क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ग्रेटर। ग्रेटर दिया मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन ए में हमारा नहीं आएगा। ऑप्शन बी बोला हुआ है ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉलिबिलिटी। लोअर सॉलिबिलिटी मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कम है तो के एच क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ऑप्शन में भी हमको दिया हुआ है कि ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉलिबिलिटी, मतलब ऑप्शन भी सही है। एक बार ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी के अंदर दिया है कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सॉलिबिलिटी सारी गैसों की सेम नहीं होगी, अलग अलग होगी। तो कांस्टेंट नहीं होगा हर गैस के लिए। और ऑप्शन डी में क्या दिया है, नॉट रिलेटेड। नॉट रिलेटेड तो है ही नहीं, क्योंकि सॉलिबिलिटी पर डिपेंड कर रहा है कम होगी ज़्यादा होगी क्या है, तो उस हिसाब से गैस की वैल्यू क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो हमारा इसका जो आंसर है वो है बी। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ये। इसमें दिया हुआ है 4 लीटर ऑफ 0.02 एम एक्वस सॉल्यूशन। तो हमको एक्वस सॉल्यूशन दिया किसका, NaCl का, और उसकी मोलारिटी है 0.02 और वॉल्यूम हमने लिए 4 लीटर। फिर क्या बोला है, वॉज डाइल्यूटेड बाय एडिंग 1 लीटर ऑफ वाटर। मतलब अब इसको हमने क्या कर दिया, डाइल्यूट कर दिया है 1 लीटर वाटर मिला के। मतलब क्या था कि पहले 4 लीटर था, अब जो नया वॉल्यूम बन जाएगा वो बन जाएगा 5 लीटर। तो हमको नया क्या मिल गया, 5 लीटर मिल गया। फिर अब ये बोल रहे हैं द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मतलब जो नया बनेगा उसकी मोलारिटी कितनी होगी। तो अब ये रिजल्टेंट बन रहा है, इसका मतलब दोनों को मिक्स किया हुआ है, दोनों का मोल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मोल बराबर होगा मतलब हम ऐसा मान कर चलते हैं कि पहले वाले का मोल है N1 और दूसरे वाले का है N2, तो ये दोनों क्या हैं, बराबर है। तो मोलारिटी का फॉर्मूला जैसे कि आपको पता है N अपॉन V होता है। N मतलब मोल अपन वॉल्यूम, तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम इन लीटर, ये अपने को पता हुआ है। तो इसको अगर हम ऐसा मान लें M1 N1 और ये V1 मान लें, तो इसको जब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऐसे टू के लिए भी करेंगे तो क्या जगह M इंटू V1 हो जाएगा। मतलब यहाँ मैं लिख सकता हूँ M1 V1 और इधर मैं लिख सकता हूँ M2 V2। समझ में आया ये कैसे हुआ। अब इनकी वैल्यू हमको दी हुई है, तो इसकी जो M1 की वैल्यू है जो हमको ऊपर क्वेश्चन में दी थी 0.02। ठीक है, तो 0.02 ये रहा। V1 मतलब पहले जो वॉल्यूम थी वो थी 4 लीटर। ठीक है, बाद में हमने 1 लीटर मिक्स किया, मतलब V2 मिल जाएगा हमको, और V2 कितना होगा, 5 लीटर। M2 हमको पता नहीं है, वो हमको पता करना है। तो यहाँ हम साइड में देख सकते हैं वैल्यू पुट करके, M की वैल्यू ये रही, V1 की वैल्यू 4 लीटर, इन दोनों का मल्टीप्लाई, और M2 इंटू 5 लीटर। 5 लीटर कहाँ से आया, ये जो हमने 4 और 1 मिक्स किया था। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे M2 को, और 0.02 यानी M2 इजिकल्स टू 0.02 इंटू 4, और अपन में आ जाएगा 5। ठीक है, अपन में आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आ जाएगा 0.06। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार फिर से देख सकते हैं इसको। हमारा था M1 V1 इजिकल्स टू M2 V2। ये कहाँ से आई हमने देखा अभी, इसके अंदर वैल्यू हमको M1 की दी हुई है 0.02।
ठीक है। V1 की दी है 4, M2 हमको पता नहीं है, और ये दिया है 5, ठीक है। M2 को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या होगा 0.02 इंटू 4/5। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है KH वैल्यू फॉर आर्गन्स U2 SCHO एंड CH4R वैल्यूज हमको यहाँ पे दी हुई हैं। अरेंज दीज गैसेज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो क्वेश्चन के अंदर हमको जो है वो इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में रखना है। तो पीछे हमने क्वेश्चन था उसमें देखा कि KH जो है प्रोपोर्शनल है 1/x के, और x जो है मोल फ्रैक्शन है यानी कि मोलेंस है, और ये मोलेंस जो है मतलब मोल फ्रैक्शन जो है उसी को हमने क्या बोला है, सॉल्युबिलिटी बोला है। मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स हमने देखे थे तो उसी में ये आता है। तो मोलेंस को हमने सॉल्युबिलिटी के फॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो अगर वैल्यू ज़्यादा है, मतलब सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है, तो KH की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी, ठीक है। मतलब उल्टा हो गया रिलेशन इन दोनों का। तो यहाँ पे हमको KH की वैल्यू दी है, KH की वैल्यू दी है, इसके अंदर जो वैल्यू क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। मतलब KH की वैल्यू है, ये KH की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम है। और हमको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इसका मतलब क्या होगा, जो वैल्यू ज़्यादा होगी वो आएगी पीछे। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो फिर से एक बार बताता हूँ। हमारा जो KH का मोल फ्रैक्शन यानी मोल अंश के साथ जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। हमको जो यहाँ वैल्यू दी हुई है वो दी है KH की वैल्यूज़। KH की वैल्यू ज़्यादा कब होगी, जब ये कम हो जाएगा। ये ज़्यादा, KH ज़्यादा मतलब ये कम है, ठीक है। तो वही KH की वैल्यू दी है हमको। तो ये ज़्यादा लाने के लिए ये कम होना चाहिए। और हमको क्वेश्चन पूछा है किसका, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी का। इंक्रीजिंग का पूछा है, मतलब ये जो वैल्यू है ज़्यादा तो उनको हम पीछे रखेंगे, ठीक है। तो जैसे 40.40 है, ये किसके लिए दी है हमको, आर्गन की। तो आर्गन जो है सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। समझ में आया ना। KH की वैल्यू ज़्यादा कब आएगी, जब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। तो आर्गन की सॉल्युबिलिटी इसमें क्या है, सबसे कम है। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है वो देखो, फिर है 1.67, फिर है 1.83 इंटू 10⁻5 और 0.413, यानी 1.67 ज़्यादा है। और 1.67 किसका है, CO2 का है, ठीक है। उसके बाद उसका इससे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0.413। ये तो क्या होगा, ये इसके अंदर 10⁻5 है, अपन में जाएगा तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो अपना लास्ट वाला कौन सा है, CH4, ठीक है। और CH4 के बाद हमारा आएगा लास्ट क्या बच गया, HCHO। ये ऑप्शन हमारा किस में है, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसियस सॉल्यूट। तो गैस वाले जो सॉल्यूट हैं, मतलब कि विलेय पदार्थ हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से फैक्टर हैं जो इसकी विलेयता को, सॉल्युबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बोला है, इन द फिक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट। वॉल्यूम फिक्स रखनी, मतलब इसका जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है अपने पास, पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट, मतलब फैक्टर में क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या करेगा, अफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को। फिर टेम्परेचर और प्रेशर। वैसे तो तीनों आंसर ही सही हैं, मतलब प्रेशर भी अफेक्ट करता है, टेम्परेचर भी करता है, और नेचर ऑफ सॉल्यूट भी करता है। तो टेम्परेचर से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है यानी काइनेटिक एनर्जी वो चेंज होगी, ठीक है, बढ़ जाएगी। प्रेशर से क्या होगा, इसका स्टेट चेंज हो सकता है। और नेचर तो जो उसकी विस्कोसिटी है ना, उसको हम देख सकते हैं इसके अंदर। अब ऑप्शन में दिया है हमको पहले में A और C, यानी A एंड C एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट और प्रेशर, जब टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो प्रेशर पे अफेक्ट करेगा, और नेचर ऑफ सॉल्यूट सही बात है। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या, टेम्परेचर तो अफेक्ट अभी कर नहीं रहा है, उतना का उतना ही रखा हमने, चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर चेंज होगा तो अफेक्ट करेगा। नेचर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं हम किसी फिक्स टेम्परेचर पे, तो अफेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, बी में A एंड B एट कांस्टेंट प्रेशर। A एंड B मतलब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड टेम्परेचर। अब जैसा इसके अंदर क्या था, जब कांस्टेंट हमने टेम्परेचर रखा था तो प्रेशर अफेक्ट कर रहा था। अब हम प्रेशर को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो टेम्परेचर अफेक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि इसको तो हमने नहीं किया ना। तो ये दोनों ऑप्शन भी सही है। तीसरा है V एंड C ओनली, सिर्फ B और C करेगा ऐसा नहीं है, तीनों के तीनों आंसर ही हैं इसमें भी। तो ये दोनों भी गलत, C भी नहीं आएगा। तीनों के तीनों वाला आंसर जो है एक में दिया नहीं है, तो A और B में दिया हुआ है इसका आंसर, इसलिए A और B यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो A एंड B आएगा। मतलब यहाँ पे तीनों फैक्टर्स जो हैं वो
क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी जो गैसियस सॉल्यूट है उसकी सॉल्युबिलिटी को। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर दिया है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन टू बेंजीन मॉलिक्यूल आर नियरली ऑफ सेम स्ट्रेंथ एज देज ऑफ बिटवीन टू टोलिन मॉलिक्यूल्स। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है दो टोलिन की मॉलिक्यूल और दो बेंजीन की मॉलिक्यूल, दो बेंजीन की और दो टोलिन की, इन दोनों के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, सेम है, ऐसा ये क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है, फॉर अ मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड टोल्यून विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, इनमें से गलत क्या है ये हमको बताना है। ठीक है, तो अब ये जो सॉल्यूशन हमको दिए हैं दो मॉलिक्यूल बेंजीन के और टोल्यून के, ये क्या बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन के लिए होगी वो सही होगी। तो एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या हमको आइडियल सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए फिर तो डेल्टा एच जो है जीरो, सही बात है, ये पहला ऑप्शन तो सही आने वाला है। डेल्टा मिक्स एच क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम चेंज भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है। अब सी में क्या है, दीज विल फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप जैसा कि आपने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होगा और उस टाइम पे कम बॉइलिंग पॉइंट पे ये एजियोट्रोप फॉर्म कर देंगे। तो ये आइडियल गैस सॉल्यूशन में नहीं आता है, आइडियल के लिए एजियोट्रोप फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। डी क्या है, दे विल नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं हमको दो टोलिन के और दो बेंजीन के, ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, मतलब ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, तो इसका जो आंसर है वो ए और बी में से है। ठीक है, मतलब ए और बी इसके लिए सही है। तो यहाँ पे हमको पूछा गया है फॉलोइंग आर नॉट ट्रू, सही नहीं है, तो सी और डी सही नहीं है, तो आंसर इसका क्या होगा, सी एंड डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज। तो यहाँ पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव में क्या होता है, इसका मतलब ही है ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर पर डिपेंड करती हो, उसका कुछ नंबर होगा उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पहला ऑप्शन दिया है इट डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, यानी सही है। यानी इसने बोल दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो डिपेंड कर रहा है उसकी कंसनट्रेशन पे, बट नॉट डिपेंड ऑन नेचर, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, कंसनट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दूसरे ऑप्शन में है सेम चीज़ इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। ठीक है, तो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है। डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। ये डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एज वेल एज द नेचर, देखो इसमें नेचर आ गया, नेचर पे डिपेंड करने का बोला है, तो मतलब ये तो नहीं आएगा। ये डिपेंड ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेम चार ऑप्शन की तरह ही है, तीनों की तरह। सॉल्यूट इन एज वेल एज द नेचर, इसमें भी नेचर आ गया, तो नेचर वाला तो नहीं है, तो नेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में होता ही क्या है कि वो डिपेंड करेगा किस पे, नंबर पे, तो नंबर वाले ये दोनों ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए और बी सही होंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बाइनरी मिक्सर्स विल हैव सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एंड वेपर फेज। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ये जो हमको मिक्सर दिए हुए हैं बाइनरी हैं और इनके अंदर लिक्विड और ये जो अपना कौन सा फेज है, वेपर फेज, तो लिक्विड और वेपर फेज के अंदर सेम कंपोजिशन होना चाहिए, और ऐसा जो होता है वो होता है एजियोट्रॉप्स में। तो यहाँ पे एजियोट्रॉप मिक्सर के जो एग्जांपल्स होंगे वो इसका आंसर आएंगे। ठीक है ना, तो सेम कंपोजिशन वाले तो वो हैं हमारे पास सी 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 हाँ, वाटर और इथेनॉल तो है ही, और वाटर और नाइट्रिक एसिड, ये दो है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो एक्सपेंशन में क्या दिया है, एट पार्टिकुलर कंपोजिशन वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, वाटर एंड इथेनॉल फॉर्म एजियोट्रॉप, सो सेम कंपोजिशन वेपर, तो ये एजियोट्रॉप है ये हमारे। तो एजियोट्रॉप क्या करते हैं, लिक्विड और वेपर फेज पे सेम कंपोजिशन में होते हैं, तो इसका आंसर हमारा जो रहेगा वो बी और सी रहेगा, मतलब वाटर एंड नाइट्रिक एसिड एंड वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, तो हमारा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमको आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन पूछी गई है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो पहला इसके अंदर ऑप्शन जो है वो है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर सेम, ऐसा जरूरी नहीं दोनों सेम हो। ठीक है, लेकिन क्या होना चाहिए, दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों अलग हो सकते हैं, लेकिन मेन जो आइसोटोनिक है उसके अंदर क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए। तो बी ऑप्शन में हमको दिया है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, तो एक बार सी भी देख लेते हैं और डी भी देख लेते हैं। सी में दिया है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे और मे बी सेम, ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग हों, क्योंकि हम इसके आइसोटोनिक में मेन जो हम देख रहे हैं वो क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये कंडीशन भी सही है, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम हो जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस फ़र्क क्या होना चाहिए, मतलब सेम क्या होना चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है, ये भी सही है। डी में कह दिया है सॉल्यूट इज़ ऑलवेज सेम, ऐसा नहीं है, सॉल्यूट बदल सकता है, सॉल्वेंट भी बदल सकता है,
तो ऑप्शन ए और डी नहीं आएंगी, बी और सी सही है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन दिया है द वेरिएशन इन टोटल प्रेशर, वेरिएशन इन द टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन गिवन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व। तो इसके लिए हमारा स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। तो ये हमको जो दिया है बाइनरी आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन, ये हमने देखा हुआ है बुक के अंदर ही, हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके अंदर हमारा जो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनता था वो स्ट्रेट लाइन बनता था। अब यहाँ पे क्या है, दो स्ट्रेट लाइन दी हुई देख सकते हैं आप लोग, पहला और ये तो कर्व दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन वाले हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। बुक में आपको ये वाला मिल जाएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन वाले जो ग्राफ हैं आपको दोनों सही दिखाने पड़ेंगे इसके अंदर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए दिया गया है। तो इसमें पूछा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर ऑब्जर्व्ड व्हेन, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि संज्ञात्मक जो गुणधर्म होते हैं, जो आपने हिंदी मीडियम अगर ये देख रहे हैं तो उसमें इसको लिखा होगा संज्ञात्मक गुणधर्म, ठीक है। तो ये इसमें हमें क्या देखने को मिलता है वो हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया है वो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज डिजोल्व इन अ वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। तो ये वाष्पशील लिक्विड है, ये अवाष्पशील सॉलिड है। अवाष्पशील ठोस जो होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वॉलेटाइल लिक्विड मतलब कि वाष्पशील द्रव में मिलाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, ऐसा आपको इसमें कॉलिगेटिव में देखने को मिल रहा था जी, मिल रहा था। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड को हम डिजोल्व कर रहे हैं वॉलेटाइल में, तो ये कंडीशन कॉलिगेटिव में आती है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास नॉन वॉलेटाइल लिक्विड डिजोल्व इन वॉलेटाइल, सही बात है। वॉलेटाइल लिक्विड तो है ही उसके अंदर, क्या उसके अंदर हम नॉन वॉलेटाइल लिक्विड को भी क्या कर सकते हैं, डिजोल्व, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी सही है। गैस इज डिजोल्व इन नॉन वॉलेटाइल, तो ये यहाँ पे ये गलत हो गया, ठीक है। तो गैस इज डिजोल्व इन नॉन वॉलेटाइल लिक्विड नहीं कर सकते यहाँ पे हम नॉन वॉलेटाइल के अंदर। तो ऑप्शन सी क्या है, गलत है। ऑप्शन डी में है ए वॉलेटाइल लिक्विड इज डिजोल्व इन अनदर वॉलेटाइल। ऑप्शन डी में हमको जो दिया है वो है ए वॉलेटाइल लिक्विड इज डिजोल्व इन अनदर वॉलेटाइल, ठीक है। तो ये भी नहीं आएगा हमारा, वॉलेटाइल में वॉलेटाइल नहीं मिक्स करेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमको ये दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो ए और बी इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू देखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।